नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। कहते हैं आतंकियों का धर्म नहीं होता और यह बिल्कुल सही बात है कि आतंकियों का कभी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो सवाल है कि जब एक खास समुदाय के आतंकी पकड़े जाते हैं तो विपक्ष के कुछ नेता छाती क्यों पीटने लगते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बहुत बड़ी आपदा से बची है क्योंकि 3000 किलो विस्फोटक किसी सामान्य ब्लास्ट की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। यह पूरे शहर को तबाह करने की साजिश थी जिसे समय रहते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रोक दिया। हालांकि दिल्ली में लाल किले के पास एक ब्लास्ट की घटना हुई, 12 लोगों की जान चली गई, करीब 2 दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन शुरू हो गया है। तो कुछ नेता कवर फायर की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव ने तो विस्फोटक मिलते ही यह कह दिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर वोट पड़ने जा रहे हैं, और इसके बाद लाल किले के पास धमाका हो गया। समाजवादी पार्टी के ही सांसद महिबुल्लाह नदवी जो कि वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि कहीं चुनाव का मौका होता है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं। फिर सपा के बड़े नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कांग्रेस ने भी जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो सवाल है कि आखिर इस देश में कब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत पॉलिटिक्स होती रहेगी। इसी मुद्दे पर आज होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, आतंक की नई डी कंपनी। आतंक को कवर फायर देने वाले अक्सर भटका हुआ नौजवान या कम पढ़ा लिखा वाली थ्योरी देते थे, लेकिन आतंक के डॉक्टरों ने खुद ही कवर फायर देने वालों के मुंह पर तमाचा मार दिया। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी कोई एरे गहरे नहीं बल्कि MBBS डॉक्टर है। लेकिन हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी हल्की सियासत शुरू हो गई। 10 अक्टूबर यानी सोमवार को फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक मिला। इसके ठीक बाद अखिलेश यादव ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। प्राइमरी आप ये माने कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहां आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है, कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पड़ने जा रहा है कहीं पर। और इस बयान के कुछ देर बाद ही लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया। 12 लोगों की मौत हुई, करीब 20 घायल हैं। लेकिन इसके बावजूद विवादित बयानों की बाढ़ आ गई। चुनाव आता है तो ये चीजें क्यों होती हैं, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। किसी निर्दोष के साथ ऐसा न करो। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जब भी कभी कहीं इलेक्शन का मौका होता है तो इस तरह के वाक़यात, बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। किसी भी बदबख्ताना अमल को अंजाम कोई शख्स दे तो उसको किसी कम्युनिटी से जोड़ना ठीक नहीं है। किसी भी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए। देश में लोगों को लगने लगा कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटते ही एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने के लिए दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश के सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो
आइए देखते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, दिल्ली ब्लास्ट की क्रोनोलॉजी का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इस कहानी को रिकॉर्ड करिए और यह कहानी बहुत बड़ी है। 20 से 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के नेगाम में आपत्तिजनक पोस्टरों पर देश विरोधी बातें आती हैं। पोस्टरों के पीछे मौलवी इरफान अहमद का रोल आता है। नोट करिए, जे&के पुलिस ने मौलवी को शोपियां से गिरफ्तार किया। पहले यह श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल वर्कर था। इसके बाद यह नौगाम में एक मस्जिद में इमाम बना। मेडिकल प्रोफेशनल्स को कट्टर विचारधारा से जोड़ने में इसकी एक बड़ी भूमिका है। अब मैं आता हूं 5 नवंबर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तारीख है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया। 7 नवंबर जम्मू कश्मीर अनंतनाग अस्पताल से के लॉकर से AK-56 बरामद होती है। 8 नवंबर हरियाणा फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है और इस डॉक्टर मुजम्मिल के तार लखनऊ वाले से जुड़े होते हैं। 9 नवंबर हरियाणा फरीदाबाद के धौज गांव में विस्फोटक बरामद होता है। अल फलाह मस्जिद के इमाम का नाम सामने आता है और इमाम मोहम्मद इश्तियाक के घर से कितना विस्फोटक मिलता है? 2563 किलो। और उसके बाद ठिकानों में 358 kg और विस्फोटक बरामद होता है, तो दूसरी छापेमारी होती है। फिर आता है 9 और 10 नवंबर, यह दरमियानी रात, पुलवामा का डॉक्टर उमर फलाह मेडिकल कॉलेज, यहां पर क्या होता है? तैनात था और मॉड्यूल का हिस्सा था। अब लगातार छापेमारी के बीच में डॉक्टर उमर फरार होता है। डॉक्टर उमर कहां मिलता है, यह आप नोट करिए। 10 नवंबर दिल्ली के अंदर डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार के साथ घूमता रहता है और शाम 6:52 पर डॉक्टर उमर की कार में धमाका हो गया है। और अब बड़ा सवाल यह है, प्लानिंग के साथ धमाका किया गया या घबराहट में ब्लास्ट हो गया? और यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, यानी डॉक्टर के भेष में ये भेड़िया आतंकी थे। लेकिन एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये सबसे बड़ी हम खबर कह सकते हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश थी दिल्ली के अंदर। इतना विस्फोटक इसलिए इकट्ठा किया गया था। यह बहुत बड़ी खबर है। 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था बाबरी का ढांचा। यह वही तारीख है, अयोध्या में गिराया गया था यह विवादित ढांचा। उसी तारीख को हमला करना था। बड़ा हमले की प्लानिंग थी, इसलिए इतना बड़ा विस्फोटक इकट्ठा किया था। और यह विस्फोटक इकट्ठा करने का एक ही मकसद था, दिल्ली को दहलाना, भारत को दहलाना। और वो नाकाम करा सुरक्षा एजेंसियों ने। 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की। 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी ब्लास्ट करने की, और बहुत बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी दिल्ली के अंदर, और सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग हो सकती थी दिल्ली के अंदर। यह बड़ी खबर है। उमर नबी ने 6 दिसंबर की तारीख बताई थी। उमर नबी ने 6 दिसंबर की तारीख बताई थी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देते हैं आज की चर्चा के अंदर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से करुणा सागर है, फॉरवर्ड डीजीपी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ सैयद अब्बास है, राजनीतिक विश्लेषक साजिद रशीदी है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर रिजवान अहमद हैं, पेशे से वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन फराज किदवई, सवाल आपसे शुरू करते हैं। नदवी साहब और अखिलेश यादव की स्टेटमेंट को लेकर बहुत बवाल मच रहा है, क्या आप उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे? आपके पास मौका है। अमीर जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश, एको बहुत ज्यादा है। जी जी, नॉट एबल टू हियर। आतंक का एको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, सॉरी, आप मेरे सेकंड राउंड में आइएगा। आई एम नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ दिस। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। फराज किदवई, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया था, जो एक्स पर उन्होंने लिखा था, शायद वो आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है, इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है,
उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए। मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है, सभी घायलों को अच्छे से इलाज सुनिश्चित किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज नदवी ने क्या कहा था, मैं अखिलेश जी का स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। और मोहिबुल्लाह नदवी और अबू आसिम आजमी ने क्या बोला है? अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं कि नहीं है? नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? अमीर जी देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मसले पर अगर बयान दे देते हैं, तो चाहे अबू आसिम आजमी साहब हो या चाहे कोई भी नेता हो, उनके बयान फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब जैसे मैं अगर शहजाद भाई से पूछूं कि निशिकांत दुबे बोलते थे कि देश में गृह युद्ध जो हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? वो नहीं लेंगे। जवाब धार्मिक शहजाद, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, ये अपने आप में मॉडल सामने आया है और 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी करने की। देखिए, क्यों 6 दिसंबर जो पे रिपोर्ट्स कह रही हैं, 6 दिसंबर पे पहले बोलता हूं, आपको आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि पिछले 6 महीने में 22 हमलों को रोका है हमारी एजेंसियों ने, और पिछले 30 दिनों की बात करें तो 7 हमले, जिसमें कि एक हमला 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो 1000 किलोग्राम ज्यादा है ओक्लाहोमा बॉम्बिंग से, और उसके अलावा गुजरात में तो बायोकेमिकल वेपन यूज करने की पूरी साजिश रची हुई थी। और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारी एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अभी उन्होंने देखिए 6 दिसंबर का डेट मंदिर आंदोलन से जुड़ा है, तो स्वभावतः जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियों को चलाना स्वाभाविक समझा, ठीक समझा, उनको शायद लगता होगा कि ये जो है ये पूरा चुनाव से पहले करवाया जा रहा है। अब केवल अखिलेश यादव जी के बयान की बात करनी है तो देखो, मैं आपके डिबेट में था 2 साल पहले, यूपी एटीएस ने 2 अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ा था, याद है अभिष जी? एंड एट दैट टाइम मिस्टर अखिलेश यादव हैज सेड, ही हैज सेड कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है, मुझे तो उन अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा हो सकता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला कि स्टेटमेंट है भाई, सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी और सपा ने बोला था यह मासूमों का झुंड है। अरे स्वयं अखिलेश जी की सरकार ने मुस्लिम आतंकियों को निकालने की पैरवी की थी, कोर्ट ने रोक लगाकर बोला कल क्या इनको भारत रत्न और पद्मश्री देंगे, और वो फिर जाकर आगे कन्विक्ट हुए। तो ये तो समाजवादी का ट्रैक रिकॉर्ड। अब आते देखिए, डॉक्टर्स पकड़े गए, अमीश जी 10 सेकंड लेकर, डॉक्टर्स ऑफ आतंक तो पकड़े गए, पर जो स्पिन डॉक्टर्स है ना, उनकी भी जो जमात है, सुनिए, अनुमा आचार्य को तो आपने दिखाया कि पोल्यूशन के कारण यह ब्लास्ट करवाया गया। दूसरा, कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद कर्नाटका से, सेकंड फेज से पहले ब्लास्ट हुआ, कर्नाटका के सीएम, यह ब्लास्ट बिहार चुनाव से रिलेटेड है। अबू आजमी का आपने दिखा दिया, महबूबा मुफ्ती ने तो उनको बोल दिया कि निर्दोष है, तारिक अनवर, हुसैन दलवाई और जेएमएम ने भी बोला ये निर्दोष है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंडी अलायंस का ये स्टैंड कि सारे लोग जो 2900 किलो आतंक के एक्सप्लोजिव से पकड़े गए वो निर्दोष है और हिंदू टेरर होता है? अभी हमारे साथ एक पूर्व पुलिस ऑफिसर है। सर, मैं आपसे एक ही स्पष्ट सवाल जानना चाहता हूं, भी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, पर मुझे लगता है कि पुलिस का धर्म पहले निभाएंगे। 26/11 में कसाब पकड़ा गया, उसके बावजूद भी बताया गया कि यह हिंदू टेरर है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी ना, ओसामा को ओसामा जी बोला गया, जवाब सईद साहब बोला गया ना। करुणा सागर साहब, रिप्लाई। अमित जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी जो फेलो पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज पहली बार आपके शो में आ रहा हूं, तो इसलिए मुझे एक छोटा सा प्रिविलेज ये मिलना चाहिए कि मुझे थोड़ा अनइंटरप्टेड टाइम मिलना चाहिए। तो देखिए, ये जो आतंकी घटना हुई है इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं, और जो लोग इस घटना में हताहत हुए, जो लोग इसमें इंजर्ड हुए, उन सबके साथ जो लोग हताहत हुए उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, और जो इंजर्ड हुए उनके लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए। लेकिन कुछ सवाल तो यहाँ पर होते हैं। इंटरेस्टिंगली देखिए, ये जो चारों ये जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाक्रम आप खुद बता रहे थे, और आप आज सुबह मैं आपका एक्स पे देख रहा था अमित जी, तो आपने लिखा है कि सूत्रों के हवाले से, तो अभी तक आपको भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है और देश को भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। और इसके तार कहां कहां जुड़े मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर से, हरियाणा से, यूपी से और गुजरात से। ये चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है।
जम्मू एंड कश्मीर में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसलिए पुलिस इनके अंदर आती है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये अभी भी जो पुलवामा में जो 350 kg RDX आया था, जिस पर कि उस समय के मौजूदा जो सतपाल मलिक गवर्नर साहब थे, उन्होंने कई सवाल उठाए और आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला। अब आप बोल रहे हैं हजारों हजार किलोमीटर किलो के एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग राज्यों में इकट्ठा हुए हैं, मींस अलग अलग स्लीपर मॉड्यूल। नहीं, अलग अलग राज्यों में नहीं, फरीदाबाद में ही जो एक्सप्लोसिव्स मिले हैं वो ही लगभग जो कि इमाम मोहम्मद इश्तियाक के घर पे मिले हैं वो 2563 किलो है और उन्हीं के दूसरे ठिकाने पर 358 किलो है, लगभग 2900 किलो का विस्फोट। मैं वही बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट है कि आप कह रहे हैं ये सर, आप कह रहे हैं ये सेंसिटिव मैटर है, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन आपके नेता अनुमा आचार्य कह रही हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन से ध्यान हटाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट इज राइट? डू यू थिंक दैट इज राइट सर? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया अलायंस के नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि जब भी कहीं चुनाव का मौका होता है इस तरह के ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं और मासूमों को फंसाना नहीं चाहिए, और यही बात अबू आसिम आजमी कह रहे हैं। बताइए, ये कवर फायर है उन लोगों को। ऐसा है कि अमित जी, ऐसा है कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे। ऐसा है कि हर पार्टी में, हमारे पार्टी में पवन खेरा जी ने इसके बारे में एक्स पे लिखा है। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है इसके बारे में, बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने एक और बहुत विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको मैं बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जुल्म और नाइंसाफी से पैदा होता है आतंकवाद, जुल्म और नाइंसाफी से पैदा होता है, जुल्म और नाइंसाफी खत्म करनी पड़ेगी। इन डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म हुआ था? भारत ने पढ़ाया ये जुल्म था इनके ऊपर। ये सफेद पोश आतंकी डॉक्टर का जामा पहनकर जो कि लोगों की जान बचाते हैं, लाश जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन डॉक्टरों के साथ क्या नाइंसाफी हुई थी? इंडिया अलायंस क्या साबित करना चाहता है? इस देश के अंदर आतंकियों को इतना बड़ा कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं, चाहे 26/11 हुआ हो, आतंकियों को कवर फायर, चाहे पुलवामा हुआ हो, आतंकियों को कवर फायर, कभी सबूत दो। और आज कह रहे हैं आतंकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। रिजवान अहमद, ये सोच क्या है? ये खौफनाक सोच है। ये इजराइल में तो नहीं है, ये अमेरिका में तो नहीं है ऐसी सोच। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और साथ में शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये हर घटना की निंदा जरूर करते हैं जब भी कोई आतंकी घटना होती है, और भारत में अगर कोई आतंकी घटना हो तो पाकिस्तान भी उसकी निंदा करता है। सिमिलैरिटी देखिएगा, जो पहलगांव की घटना हुई थी उसकी निंदा भी पाकिस्तान ने की थी 22 अप्रैल को, लेकिन निंदा करने के बाद पाकिस्तान भी सवाल पूछता है, और निंदा करने के बाद ये लोग भी भारत के नेशनल टीवी पर बैठ के सवाल पूछते हैं। सिलेबस दोनों का एक है, पहले निंदा करो, फिर सवाल पूछो, फिर सरकार और मोदी को टारगेट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये वाली बात इनकी आती है कि हर चीज के साथ लेकिन इनके लगाने की आदत हो गई है, तो जो अबू आजिम ने बात बोली है, आप लोग जाकिर नायक के पीछे पड़े हैं, बेचारे के। जाकिर नायक बेचारा आपकी पुलिस पड़ी है, बेचारे के। हाँ, सुनिए ना, बात ना काटिए। अरे बात ना काटा करिए मेरी, मैं बोल रहा हूं ना, आपने मुझे टाइम दिया है, लेट मी स्पीक। जी बोलिए। अरे अमीश देवगन भैया, आपके चैनल पर जाकिर नायक बैठे हैं। अरे अबू आजिम दूसरा जाकिर नायक ही तो है। चार मीनार हैदराबाद का सांसद जाकिर नायक ही तो है। जाकिर नायक भी कौम को भड़का रहा है, ये भी कौम को भड़का रहे हैं, तो उसको काहे भगा रखा है? उसको भी भारत ले आओ, या इन लोगों के मुंह पे ताले लगाओ, या इन लोगों को जेल भेजो, या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करो जो जाकिर नायक के खिलाफ की थी। जाकिर नायक और इनमें क्या फर्क है? मुझे बताओ क्या फर्क है, तो मैं मानूं कि मैंने गलत बोला। और पाकिस्तान में के पास जाता हूं,
फराज किदवई, अरे फराज किदवई, आपने एक पॉइंट को रखा। फराज किदवई, जो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं, मतलब आतंकियों को इससे बड़ा कवर फायर कौन देगा? अभी अमीश जी बोला गया आपके चैनल पर, और कितनी शर्म की बात है, और मुझे उम्मीद थी कि आप इंटरप्ट करेंगे वहां पर। यहां पर यह बोला गया कि मजम्मत तो पाकिस्तान भी करता है, मजम्मत इस देश का विपक्ष भी कर रहा है, और विपक्ष को पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। यह भी कहा गया कि आपके टीवी चैनल पर जो है वो जाकिर नायक बैठे हुए हैं, तो मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बोलूंगा कि न्यूज 18 को बंद करवाए फिर, अगर इस पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इस चैनल पर जाकिर नायक बैठे हुए हैं तो नाथूराम गोडसे और उसका अब्बा भी बैठा हुआ है, क्योंकि इसी देश में नाथूराम गोडसे को जब महात्मा बताया जाता है, और इसी देश में जब यह कहा जाता है कि हेमंत करकरे हमारे श्राप की वजह से मरा, तो नाथूराम गोडसे यहां पर बैठ करके जो हंस रहा होता है और उसकी औलादें हंस रही होती हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। दूसरी बात, हमसे एक बात कही गई अमीर जी, दूसरी बात कहा गया कि ये तो सवाल पूछते हैं। सर आप बोलेंगे ना अबू आसिम आजमी पे, आप कुछ बोलेंगे क्या उस पर? आप नहीं बोलेंगे। अबू आसिम आजमी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर आपका बयान क्या है? सर सुनिए तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम ये अमीर जी कि आप रिदम ब्रेक कर देते हैं। रिदम ब्रेक कर देते हैं, कमाल है। मेरा कार्यक्रम है, नहीं ना सवाल पूछूं आपसे, ऐसा थोड़ी होता है। आपके रिदम के लिए थोड़ी कार्यक्रम चला रहा हूं, मैं तो जनता जनार्दन के लिए चला रहा हूं सर कार्यक्रम। मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अभी यहां पर आप ही की डिबेट में यह कहा गया डिस्कशन में अमीर जी के विपक्ष जो है वो सवाल पूछने लगता है। अरे भाई, हम इस देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सवाल तो हम पूछेंगे। आपका सांसद, आपका एमएलए, आपका मुंबई का चीफ ये थोड़ी बोलेगा आतंकवादियों की पैरोकारी थोड़ी करेगा, बोलेगा मासूमों को फंसा रहे हैं। मुझे आने गरीब और गुर्बत से होते हैं, मैं आ रहा हूं, गरीब और गुर्बत से होते हैं। ये सब डॉक्टर थे, ये इनको पैसे आपके भी, ये हम सबके टैक्स के पैसे से डॉक्टर बने, और क्या कर रहे हैं ये? अरे अमीश जी, मुझे बोलने तो, मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको, 2.5 मिनट बोलने दिया आपको। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से पैसे नहीं आ रहे हैं सवाल नहीं पूछने के। अब आ रहा हूं मैं अबू आसिम साहब के पास। देखिए अबू आसिम, अब मेरे हाथ में ये कुरान है, और कुरान में सूरे मायदा है। सुनिए, पेज नंबर 218। कुरान से क्या लेना देना? आयत नंबर नहीं, अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? उन्होंने नहीं पढ़ी हुई कुरान क्या? कमाल की बात है। अबू आसिम आजमी का कुरान से क्या लेना देना? जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं सर। जवाब देने की आप मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। कर रहे हैं। एक सेकंड, रिजवान अहमद का आपको मैंने जवाब 3 मिनट सुना, कर रहा हूं। रिजवान अहमद को मैं 1 मिनट बोलने तो देंगे, तभी तो मैं बोलूंगा ना। अपने टाइम पे बोले, ऑडियो डाउन है। ओके रिजवान अहमद, 50 सेकंड शार्प रिप्लाई। मैं जवाब दे रहा हूं रिजवान अहमद, 50 सेकंड। जी हाँ, नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या करी, 2 कौड़ी का लांती आदमी था नाथूराम गोडसे, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार नहीं, नाथूराम गोडसे जैसों को 100 बार फांसी पर चढ़ाओ। लो, सुन लिया। अब तुम्हारी जो आतंकियों से रिश्तेदारी निकलती है उसको मैंने फंसा दिया। अब तुम भी यही बात बोलो, ओसामा बिन लादेन लांती, सारे आतंकी लांती, लांतियों को कवर फायर देने वाले लांती, सारे देशद्रोही, सारे समाज के दुश्मन। बोलो। ओके, फराज किदवई, देन शहजाद। अमीर जी, पहले इस आदमी से कहिए बदतमीजी ना कर रहे, चिल्लाए ना, क्योंकि गन शहीदा में इसके साथ क्या हुआ था ये पूरी दुनिया जानती है। अब सुनिए, अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं के, 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है, चुप रहे। तुम्हारे जैसे और कितने चलाए? नाथूराम गोडसे की औलाद, तेरा अब्बा था ना नाथूराम गोडसे। बोल, बदतमीज कहीं का। बोल, मैंने बोला, बोल, चुप, बोल। आदमी कैसी भाषा बोल रहे हैं? रिजवान, आप भी काम डाउन। चुप, बदतमीज कहीं। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फराज किदवई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। रंग के बैठा है यहाँ पर जवान बनने के लिए। बदतमीज आदमी, इसे कहिए चुप रहे। वो अपनी टर्न पे बोले, अरे बोलना जो मैंने नाथूराम के लिए कवर फायर देने वाले तुम जाकिर नायक से बदतर हो।
तुम जाकिर नायक से बदतर हो, तुम नाथूराम गोडसे से बदतर हो, तुम नारायण आप्टे से बदतर हो। मुझे तो बोलने वाले हो, मुझे मैं शहजाद आपके पास आता हूं। मैं एक सेकंड और एक सेकंड रिजवान शांति मैं आ रहा हूं। रशीद जी आपके पास, रशीद जी आपके पास, मुझे 10 सेकंड आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। जो बयान दिया है अबू आसिम आजमी ने, वो बयान कहीं से कोई जस्टिफाई हो सकता है? हमीज जी, ये टेररिज्म का सबसे घटिया जस्टिफिकेशन है। अभी तक हमने देखा एक जमात क्या बोलती थी, गरीब होते तो आतंक करते हैं, पढ़े लिखे कम होते तो आतंक करते हैं। अब बोलते कि नाइंसाफी, इस देश में सबसे ज्यादा नाइंसाफी कश्मीरी पंडित के साथ हुई। कभी सुशील पंडित ने बंदूक उठाई, कभी ललित अंबिरदार ने पंडित उठाई। ये परिस्थिति नहीं, ये परिवरिश और सोच का मामला है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने अबू आजमी का एक थोड़ी बयान है, याकूब मेमन की पैरवी सुनिए कैसे करते हैं। यार याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। और अब इसीलिए मैं बड़े, और फराज तो मेरे अच्छे मित्र है, बड़े शालीनता से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर, वो भी नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अबू आजमी ने जो कवर फायर याकूब से लेकर आज दिया है, उसका खंडन वैसे ही कीजिए जैसे रिजवान ने अभी खंडन किया है नाथूराम गोडसे का। चलिए, रिजवान को साधुवाद उसने कर दिया, अब उस विषय को छोड़ दो। अब फैज फराज साहब, मेरी सीधी चुनौती आपसे कि जो सीरीज ऑफ बयान आए हैं इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अबू आजमी, उस पर आपका क्या स्टैंड है? और करुणा सागर जी, आपसे एक सवाल मेरा यह है कि अनुमा आचार्य का स्टैंड आपकी कांग्रेस का स्टैंड है या नहीं है? ओके, सागर साहब से पूछा और फराज किदवई से पूछा। पहले फराज साहब, फराज किदवई जवाब, अबू आसिम आजमी पे जवाब, नाइंसाफी हो रही है? देखिए अमीर जी, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दिए। बिल्कुल दिया मैंने 50 सेकंड। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैंने आपको बयान बता दिया। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि कुरान में सूरह मैदा में आयत नंबर 32 में यह सीधा लिखा हुआ है कि अगर किसी एक बेगुनाह को आप मारते हैं तो पूरी इंसानियत का आप कत्ल करते हैं। तो जो भी ये आतंकवाद है, या जो भी लोग आतंकवादी फैला रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो लोग भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उनको फांसी पर लटका दीजिए। अबू आसिम आजमी के में क्या बोलेंगे? वो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, तो शायद वो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि चुनाव का मौका होता है तभी ब्लास्ट हो जाते हैं। नदवी मौलाना है, नदवी मौलाना और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों आपके बारे में। सुनिए अमीर जी, सुनिए, चुनाव को अखिलेश जी ने बोला था कहीं ऐसा तो नहीं है वोट पड़ने जा रहे हैं। अखिलेश जी सबसे बड़े नेता है। मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं सर। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा, क्योंकि आतंकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान है, वो हमारे देश में जो दहशतगर्दी फैलाता है, तो वो इलेक्शन के टाइम पर इसलिए फैलाता होगा ताकि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो। तो ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं दहशतगर्दों के ऊपर और आतंकिस्तान के ऊपर। का नाम नहीं लिया, क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान का नाम लिया तो आप दिखाइए, मैं अभी बात को प्ले करता हूं। पाकिस्तान का भाई दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? पाकिस्तान का नाम लिया, दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? आतंकवाद कौन फैला रहा है? अगर महबुल्लाह नदवी, मौलाना नदवी ने नाम लिया है तो आप मुझे बताइए जरूर, मैं इंतजार करूंगा। कहां नदवी ने नाम लिया पाकिस्तान का? कहां अखिलेश जी ने नाम लिया पाकिस्तान का? मैं नदवी कह रहे हैं जब भी कहीं चुनावों का मौका होता है इस तरह के बम ब्लास्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ये सर कवर फायर है, इसे कहा जाता है कवर फायर। एंड स्टॉप द कवर फायर। आपको लगता है कवर फायर है? ये आपको लगता है कवर फायर है? नाइंसाफी हो रही है। आपको लगता है कवर फायर है? इन सफेद पोस्ट डॉक्टरों, इन सफेद पोस्ट आतंकियों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही थी? अगर नाइंसाफी की बात है तो कश्मीरी पंडितों की यहां पे बात करी। अरे कश्मीर में जब धारा 370 लगी हुई थी तो पिछड़ों और दलितों का वहां पे क्या हाल था? उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सबको बंदूक उठा लेनी चाहिए थी क्या? क्या बात करते हैं आप लोग? 84 में सिखों के साथ नाइंसाफी हुई, बंदूक उठा के लेनी चाहिए थी क्या सिखों लोगों को? क्या बात करते हैं आप? नाइंसाफी की आप बात करते हैं। अरे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बोल दिया था, राजीव गांधी ने, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद किसी ने बंदूक नहीं उठाई। अब क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं आप? सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए लाइन से मुगल काल के अंदर। आतंकी बन गए लोग क्या? क्या बात करते हैं आप? और आप कह रहे हैं, आप मतलब कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कैसे? मेरे लिए मेरा देश पहले, आपके लिए भी आप ये देश पहले ही है, लेकिन क्यों चंद वोटों के लिए इस तरह का कवर फायर? क्यों? और वोट भी नहीं मिलेंगे इससे।
क्यों 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 हम बार बार भूल जाते हैं कि आज का युवा, आज का नया भारत इस सब में नहीं पढ़ना चाहता है। और मैं आपके पास आता हूं, मेरे साथ सैयद अब्बास साहब हैं, साजिद रशीदी है। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है, साजिद रशीदी, आपको क्या लगता है, आपकी स्टेटमेंट को भी मैंने पढ़ा, देखा, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं उमेश भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। जब भी कहीं कोई बड़ा धमाका होता है तो एक थ्योरी घर दी जाती है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, एक लाइन खींच दी जाती है और उसी लाइन पर फिर सारे चैनल, सारी डिबेटें, सारा सोशल मीडिया फिर उसी लाइन पे चलता है। मुसलमान का तो नाम ही नहीं लिया। सवाल यह है कि गाड़ी किसके नाम है, गाड़ी किसके नाम है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर सब खामोश हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, जो लोग मरे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। जो मुसलमान है अल्लाह उनको जन्नत दे, जो हिंदू है उनकी आत्मा को शांति मिले, जो जख्मी है उनकी जल्दी अच्छी होने की हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये बार बार जो कहीं ना कहीं मुसलमान हिंदू मुसलमान के साथ आप जोड़े, किसी ने जोड़ा नहीं इसको। ये कब तक चलेगा? तो पकड़े जा रहे हैं एनआईए, सुनिए, अरे सुनो तो भाई, एनआईए का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम धर्म या संप्रदाय के नाम पर जांच नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के नाम पर कर रहे हैं। तो टीवी वाले बार बार चेहरा क्यों दिखा रहे हैं भाई? मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? उमर पकड़ा गया है तो मैं उमर थोड़ी बना दूंगा। कहा था, सुनिए, अब पकड़ा उमर गया है, अरे सुनो मेरे भाई, पकड़ा उमर गया है, पकड़ा डॉक्टर आदिल गया है, तो मैं अंकित थोड़ी बना दूंगा उसको। मैं कैसे बना दूं उनको, आप बताइए। अमीश भाई, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया है, मैं डॉक्टर मुजम्मिल को मोहित कैसे बना दूंगा? बताइए ना, कैसे बनाऊं? अरे मैं पूरी कर लूं भाई साहब, आप क्या नाम क्यों बता रहे हैं? सुनिए, हम तो आतंकियों के नाम बता रहे हैं, धर्म क्यों देख रहे हैं भाई? सुनिए, आप सुनाइए। अरे सुन तो लो मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया ट्रायल से बहुत सारे लोगों की, जो उनके साथ जुड़े होते हैं, उनकी भी जिंदगी खराब हो जाती है, और ये सत्य है। ठीक है, जो लोग 30 साल में, 35 साल में, 15 साल में, 20 साल में बाइज्जत बरी हो रहे हैं, क्या करेंगे आप उनके लिए? ओके, एक रिजवान को कहना चाहता के नाम पर पकड़े जा रहे हैं। ओके, एक मिनट, रिजवान को मैं 40 सेकंड ले लूं, फिर आप ट्रायल नहीं होना चाहिए भाई। हम ये नहीं कहते कि हम उनके साथ में हैं। रिजवान 40 सेकंड्स, हम ये नहीं कहते कि उनके साथ में हैं। अमी जी, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर 50 मुकदमे, 60 मुकदमे, 100 मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, कत्ल के मुकदमे होते हैं, उनका कभी कन्विक्शन नहीं हो पाता सबूतों के अभाव में, गवाहों के टूटने की वजह से। तो क्या रशीदी उनको माफिया मानना बंद कर देगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, हम इन्होंने बोला कि था मजहब कोई नहीं होता, इनको मजहब के साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं? मुसलमान अक्सर अपनी बात को लेकर, अपने मजहब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, पीआईएल करता है। अब रशीदी भाई एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करेंगे कि जो भी आतंकी पकड़ा जाए या मारा जाए, उसे कब्र नसीब नहीं होनी चाहिए, उसे गंगा जी में बहा दो, उसको गुस्ल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उसे गंगा में बहा के मछलियों को खिला दो। मुसलमान आतंकी जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो काहे की कब्र? तो मेरे हिसाब से हम और रशीदी अगर एक पीआईएल करें तो क्या रशीदी मेरे साथ इसमें खड़े हैं? पैसे मैं नहीं लूंगा, सिर्फ वो अप्लाई कर दे, मुकदमा मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ लूंगा। मतलब आप कह रहे हैं अदालतनामा साइन कर दें? ओके हमीश भाई, बस जी, रशीदी अदालतनामा साइन कर दें। हाँ, मैं इस आदमी की शक्ल देखना नहीं चाहता, ये कह रहे हैं पीआईएल में मेरे साथ आ जाएं। बेवकूफ लोगों के साथ नहीं लगता मैं। पर इसमें आप ही ने बोला कि उनको धर्म नहीं, फिर आतंकी का अगर कोई धर्म नहीं होता तो एक जो लॉजिकल बात है, अगर धर्म नहीं होता तो क्यों फिर इन सब चीजों में भी नहीं पढ़ना चाहिए? और आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल होता है। मैंने तो ये बात, अब है डॉक्टर उमर, उसको उमंग थोड़ी बना देंगे? बनाए कैसे बताओ? अल फला मस्जिद का मौलाना अगर पकड़ा गया है तो हम क्या बनाए उसको? मंदिर का पुजारी पकड़ा गया? मैंने एक सच्ची बात कही है, मैंने एक सच्ची बात कही है। मेरे पास ये क्या तमाम एजेंसियां झूठी बात कह रही हैं? जो 15 साल 20 साल,
सुनो भाई, मेरे पास 50 लोगों की लिस्ट है जो 15 साल 20 साल एक बच्चा 35 साल के बाद तक बरी हुआ कोर्ट से। होगी आपके पास, मैं कहता हूं जो यूएपीए में था, आप क्या आतंकवाद के नाम पे था। मैं पूछ रहा हूं, यहां पर तो फोटो आए इनके, यहां पर करेक्शन आया सामने। मैं मीडिया ट्रायल के खिलाफ हूं। ओके, जवाब आंसर करुणा सागर वांशु आंसर। जो लोग ये कह रहे हैं, वैसे तो इनका कहना होता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये हम भी मानते हैं, पर एक धर्म के आतंकी के लिए ही ये लोग पैरवी करते हैं, धार्मिक और वोट बैंक के आधार पर। और इससे पहले पूछिए, जब हिंदू टेरर बिना एक सबूत के बोला गया तब किसी ने विरोध नहीं किया। उल्टा साध्वी प्रज्ञा को बिना कोई केस के भी कन्विक्ट करके बोल दिया कि टेररिस्ट है, तब दूसरा स्टैंड ले लेते। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई अमीश जी और टीवी चैनल को गाली देने से अच्छा जैश ए मोहम्मद नाम रखा है, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, मुझे बताइए ना कि कितनी सारी तंजीमों ने एक स्वर में हजारों फतवे निकालकर कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, जस्ट लास्ट बात, देखिए असलियत में क्या हो रहा है कि वोट बैंक के नाम पर जिस प्रकार से कवर फायर दिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक चीज फिर से करुणा सागर जी से पूछना चाहता हूं, करुणा सागर जी, क्या अगर आप भी मानते हैं फराज जी की तरह कि यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी है, तो फिर क्यों आपकी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और नेता कह रहे हैं कि यह साजिशन किया गया है चुनावों से पहले और यह दिल्ली पोल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए? इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। साहब जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं पेशेंटली, करुणा सागर साहब, आपको लगता है ये जो सफेद पोश आतंकियों का गिरोह है, ये नया पैटर्न है, डॉक्टर बने आतंकी? अमीर जी, मुझे लगता है कि जो डिबेट जो किया जा रहा है और जो इस समय देश को जरूरत है, दोनों में अंतर है। ये किस धर्म से आ रहे हैं, और जो आतंकी है वो आतंकी है, और अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो पाकिस्तान को इसका पुरजोर हमें जवाब देना चाहिए, और हम इसमें सरकार के साथ हैं। पहले भी हम ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सरकार के साथ थे, आज भी सरकार के साथ हैं। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, और इसलिए जरूरी यह है कि इस समय देश को, चूंकि एक माहौल हो गया है, रोज कहीं ना कहीं से कोई आतंकी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ रिकवरीज हो रही हैं, तो एक देश में एक माहौल, भय का माहौल बन रहा है। इसलिए जरूरी यह है कि सरकार एक ऑफिशियल इसमें स्टेटमेंट जारी करे कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किसके तार हैं, जैश ए मोहम्मद से इन्वॉल्व, उनके तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के इनके हैंडलर्स कौन हैं, क्योंकि अगर हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका यही काम होता है कि वो इस तरह के मॉड्यूल्स को फॉलो करती हैं, और उसके बाद जब समय आता है तो उनको पकड़ा जाता है। जी जी, तो जवाब करुणा सागर जी ने बोला कि आज आतंकी पकड़े जा रहे हैं, तब सर मैंने आपके बीच में बोला है सर, ऐसा डिबेट नहीं होता। साजाद, एक मिनट। नहीं सर, आपने लंबा बोला है, ऐसे होता है सर। इस समय बोलिए। सर ने बोला कि आज आतंकी पकड़े जा रहे, तब भय का माहौल है, और जब मुंबई में 2-2 बार आतंकी हमले, पुणे में, चेन्नई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में लगातार बम विस्फोट होते थे। सर प्लीज डोंट इंटरप्ट। 5 बार दिल्ली में 2005 में दिवाली में सीरियल बम ब्लास्ट, 2008 में ब्लास्ट, 2010 में महरौली में ब्लास्ट, 2011 में हाईकोर्ट के पास ब्लास्ट, 2012 में इजराइल की एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट। तब ब्लास्ट में ब्लास्ट होते थे, तब भय का माहौल नहीं था। और 10 सेकंड और लेना चाहता हूं अमीश जी, ये 26/11 पर क्लीन चिट देते हुए किसने कहा? हिंदू टेरर। और अभी पहलगाम पर रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुत्व ने करवाया। मैं एक सेकंड सैयद अब्बास के पास जा रहा हूं। सैयद अब्बास, वो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गया डॉक्टर उमर नबी, और वो रुका भी रात को मस्जिद के अंदर। अब बताइए, अब मैं कैसे उसको मंदिर बना दूं? सबसे पहले अमीश जी, मेरा ये मानना है, देश का युवा होने के नाते, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। अमीश जी, मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं सुनता हूं कि हमारे भाजपाई दोस्त इसको एक कंप्लीटली एक धार्मिक एंगल दे रहे हैं। अरे क्या मिलता है आपको? अगर मेरे भाई शहजाद पूनावाला कभी कुरान पढ़ लेते तो उनको मालूम होता हमारे नबी ने क्या कहा है। हमारा हुब्बुल वतन हमारा ईमान है। लव फॉर योर कंट्री इज लव फॉर योर रिलीजन।
लेकिन ये लोग को बार बार अपना मीडिया ट्रायल करना है, अपनी जबान चलानी है और बताना है इफ यू आर अ मुस्लिम इन दिस कंट्री आपको सर्टिफिकेट देना होगा। कोई दहशतगर्द कोई ब्लास्ट करे, अभी ये शहजाद पूनावाला भाई बता रहे थे ये ब्लास्ट वो ब्लास्ट ये ब्लास्ट, अरे मेरे हिंदुस्तानी भाई मरे हैं, मुझे दर्द है, मैं ये खून का कोई लहू का कोई धर्म नहीं होता भाई, सभी एक है, हिंदू एक है, मुसलमान एक है, सिख एक है, आपको दिखना है। अरे रंग हिंदू का रंग मुसलमान का रंग अलग है क्या? मेरी अंग आपकी अंग से अलग है क्या? बार बार आपको एंगल, अरे बस करो यार, किसी का भाई मरा है, किसी की बहन मरी है, किसी की मां उजड़ी है, किसी का सुहाग उजड़ा है, अरे मैंने पूरी बात सुनी, बस करो अपना हिंदू मुस्लिम का तमाशा। रिप्लाई करना चाह रहे हैं शहजाद भी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। शहजाद फर्स्ट यू यहाँ पर आकर चिपड़ी बातें करना, ईश्वर का डर करो। ओके सैयद अब्बास हमारी डिबेट के अंदर एक व्यक्ति बोले तो शांत हो जाइए। अब आपने 10 सेकंड अमीश जी 10 सेकंड 15 सेकंड बोल लीजिए। शुक्रिया 10 सेकंड देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम 150 करोड़ हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं, हम हिंदुस्तानी पहले हैं, भारतीय पहले हैं, और जो है उमर हो या उसका बाप हो या कोई भी हो, उनको सबके सामने उनको सूली पे चढ़ानी चाहिए। राक्षस है एक सेकंड सन्मति दे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। ओके, हिंदू मुस्लिम सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में रुका, उससे पहले आसिफ अली रोड के पास एक मस्जिद में रात को रुका। देखिए सैयद अब्बास आके यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, उनके नेता जमीर अहमद और सिद्धरमैया बोलते हैं कि चुनाव से पहले करवाया गया, तो क्या स्टैंड है? दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था साध्वी प्रज्ञा इज ए हिंदू टेररिस्ट। अब उस पर बता दीजिए, तब तो सैयद अब्बास के पेट में दर्द नहीं हुआ। आज जब पकड़े गए सबूत के साथ मस्जिद के पास, तो उसके बाद बोलते हैं कि कोई टेरर का रिलीजन नहीं होता। वैसे हिंदू लिंचर था ना, याद है सर, जय श्री राम बोलकर लिंच किया जा रहा है, जय श्री राम इज अ वॉर क्राई, ये सारे बयान याद है कि नहीं याद है? ठीक है, एक सेकंड, रिजवान भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। रिजवान एक सेकंड, सैयद अब्बास को रिजवान रिस्पॉन्ड करना चाहता है। रिजवान 30 सेकंड, देन करुणा सागर साहब। सैयद अब्बास भाई ने बहुत अच्छा एक मोनोलॉग बोला, इस्लाम का वास्ता दिया, कुरान का भी वास्ता दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। अब्बास भाई यार, मैंने तो सुना था मूर्ति पूजने वाले और हजूर पर ईमान ना लाने वाले जहन्नम जाएंगे, तो जहन्नम जाने वालों से हम मुसलमानों, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं यार? जरा देश को समझाओगे, या तो ये बोल दो कि वो गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मूर्ति पहुंच के भी अल्लाह ऑलमाइटी तक पहुंच सकता है, तो यार ये बोल दो कि जो ये लिखा है कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम जाएंगे, ये गलत लिखा है, ऐलान कर दो, ये शिर्क है, मैं इसमें यकीन। बोलो मैं बोलो। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे जो बड़े भाई हैं, प्रिय मित्र हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर चुका हूं, सही लाजिम जवाब सवाल पूछा है और जवाब सुनिए। अरे भाई साहब, कुरान को पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। नहीं लिखा है, ये लिखा है या नहीं लिखा है? ना, ये लिखा है नहीं लिखा है, और ये लिखा है, जवाब दो, जाओ, लिखा है नहीं लिखा है, मत पे लाओ। मैं करुणा सागर के पास जाता हूं, जो कि फॉर्मर डीजीपी भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। एक सेकंड, करुणा सागर साहब, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपकी नेत्री एक बात कहती हैं तो क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले के अंदर राजनीति से राजनीति ज्यादा हो रही है और इसका खंडन कम हो रहा है? आमिर जी, खड़गे साहब ने स्टेटमेंट दिया है, राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है, प्रियंका गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है, पवन खेड़ा जी ने स्टेटमेंट दिया है, सुप्रिया सेनेटरी ने स्टेटमेंट दिए हैं। तो जो जितने लोग जिम्मेवार हैं हमारी पार्टी के, उनके स्टेटमेंट्स को आप देख लीजिए, उसके स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही है। और आज बीजेपी के प्रवक्ता टेरर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भूटान चले गए, प्रधानमंत्री तो भूटान से सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, हमने देखा। एक मिनट, ये बुधवार को एक मिनट हमको कंप्लीट तो करने दीजिए। जी। ये हिंदू टेरर की बात कर रहे हैं। हिंदू टेरर की बात की थी आरके सिंह, जो होम सेक्रेटरी थे। मैं गृह मंत्रालय में काम किया हूं और मुझे पता है, और वही आरके सिंह इनकी गोद में बैठ के
7 मिनिस्टर साल बने, तक MP पावर बने। के मिनिस्टर रहे हैं। और आज जब आरके सिंह ये कह रहे हैं कि बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला पावर सेक्टर में हुआ है, तब उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ये हिंदू आरके सिंह थ्योरी है, आरके सिंह को आप लोगों ने बनाया। मैं सब जवाब आरके सिंह आज आप ही लोगों को गाली निकाल रहे हैं। मैंने जैसे करुणा सागर जी की बात सुनी, करुणा से वो मेरी बात भी सुनी। उन्होंने बोला कि जिम्मेदार नेता इस प्रकार के बयान नहीं देते। तो हनुमा आचार्य और सिद्धरमैया ने बोला है, भाई सिद्धरमैया तो आपके 3 में से एक मुख्यमंत्री है, उस पर क्या स्टैंड है? सिद्धरमैया बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ब्लास्ट क्यों हो जाता है, और वो ये नहीं कह रहे पाकिस्तान को इंगित करते हुए, वो कह रहे कि यहां की सरकार और एजेंसी करा रही है। ऐसी लंबी फहरिस्त है भाई। 26/11 में पाकिस्तान का दोष हटाकर भारत पर डालना, रॉबर्ट वाड्रा का हिंदुत्व को ब्लेम करना पहलगाम के लिए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं आरके सिंह पर। अगर आप सर अभी आरके सिंह पर क्या जवाब है शहजाद? आरके सिंह के बारे में बात करने, सर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आपके चिदम्बरम जी थे। चिदम्बरम जी ने बोला कि 26/11 के बाद मैं चाहता था कि पाकिस्तान पे हमला हो, पर मुझ पर ओवरवे कर दिया। जब गृह मंत्री की कोई पूछ नहीं थी तो गृह सचिव की क्या पूछ थी भाई? आप कह रहे गृह सचिव डिसाइड कर रहा था, आपके यहां तो गृह मंत्री की कोई पूछ नहीं। एक सेकंड वो पाकिस्तान पे हमला करने के पैरवी एक सेकंड रिजवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल आखिरी शब्द में, क्या आपको लगता है ये व्हाइट कॉलर टेरर है? 10 सेकंड फाइनल वर्ड। नहीं नहीं, गलत बात है। नहीं अमीश भाई, हेलो हेलो जी हेलो। शुक्रिया। टाइम यहां पर समाप्त होता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज का विचार, जहां आपका होना ना होना ही बराबर हो, वहां आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह था आज का विचार। अगला कार्यक्रम होगा देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार।